नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में DPSP के कुछ जो संबंध में सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आए थे, जो फंडामेंटल राइट और DPSP को समान घोषित करते हैं, और उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने अभी तक भारतीय संविधान का, अपनी पॉलिटी का, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP और उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी ये कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने इसको देखा भाग 2 के बारे में, और ये हमारा जो था ये भाग 3 फंडामेंटल राइट जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में, DPSP भाग 4 और फंडामेंटल ड्यूटी भाग 4 का। और आज हम कार्यपालिका के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि भाग 5 का हिस्सा है। हम लोग बहुत डिटेल में कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कार्यपालिका से। कार्यपालिका के गठन से पहले हम लोग सरकार के बारे में सीख लेते हैं, जो सरकार के अंग ही कार्यपालिका होती है। तो हम देखते हैं सरकार में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। तो सरकार में बेसिकली अगर हम देखें, बात करें गवर्नमेंट में विधायिका, कार्यपालिका और उसके साथ साथ न्यायपालिका, ये आती है। हम इसके बारे में डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। और लेकिन सबसे पहले विधायिका को जान लेते होती क्या है। विधायिका किसी भी देश में कानून बनाने का कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य कानून बनाना होता है। और हिंदुस्तान की जो विधायिका है वो बेसिकली पार्लियामेंट या संसद। अब पार्लियामेंट के जो हिस्से हैं वो अभी डिस्कस करेंगे। लोकसभा एंड राज्यसभा होती है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी कार्यपालिका और एक होती अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही होती है, नौकरशाही या फिर ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं इसको। और अस्थायी कार्यपालिका ये राजनीतिक होती है। राजनीतिक में हम लोग देखते हैं किस तरीके से चुनाव में पार्टिसिपेट करके इसको ज़रूरत पड़ने पर हम लोग बदलते रहते हैं 5 वर्ष में, और आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पहले भी। हम ये सब टॉपिक्स इसी कार्यपालिका के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो राजनीतिक होती है। और दूसरी बात इसमें अगर हम कहें तो ये जो होती है इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये टर्म का प्रयोग करते हैं। न्यायपालिका का भी डिस्कशन करेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो न्याय करना। देखिए हायरार्की समझिएगा। अगर हम बात करें 2 देशों की तुलना में, भारत और अमेरिका की, तो भारत, अगर हम पहले भारत की बात करें, ये भारत का स्ट्रक्चर है। भारत की जो विधायिका है और कार्यपालिका है ये अलग नहीं होती। मतलब कार्यपालिका के जो मेंबर होते हैं, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं, वो हमारी विधायिका के भी सदस्य होते हैं। इसको देखें कैसे, जैसे हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर है, मंत्री साहब हैं, तो उनका सांसद बनना आवश्यक होता है। अब सांसद वो डिपेंड करता है किस सदन में है, लोकसभा या राज्यसभा।
अगर उनको ऐसे ही मिनिस्टर बना दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उनको किसी भी मेंबर की, किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती। लेकिन अगर हम किसी भी दूसरी कंट्री, अमेरिका की बात करें, अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अमेरिका में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से पूर्णतः अलग होती है। पूर्णतः अलग होने का मतलब, पूर्णतः अलग मतलब कि हमारे यहाँ सिस्टम है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो विधायिका से चुनकर आएगी, लेकिन यहाँ पर कार्यपालिका विधायिका से चुनी नहीं जाती है। इसी तरीके से न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका जो है, इसकी अगर हम बात करें तो न्यायपालिका हमारे यहाँ इस तरीके का सिस्टम चलता है। सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट, और उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। ये होता है, अगर एक जगह से डिसीजन, निर्णय नहीं मिलता है और उसमें संतुष्टि नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और हाई कोर्ट से भी संतुष्टि ना मिलने पर हम किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। तो अब हम लोगों ने सरकार के अंगों के बारे में डिस्कशन किया। इसी पार्ट में हम लोग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्यपालिका से स्टार्ट करते हैं, जो हमारी पढ़ाई का अगला चरण है। तो इसमें जो हम बात करने जा रहे हैं कार्यपालिका में, सबसे पहला राष्ट्रपति के बारे में। अब यहाँ से सभी आर्टिकल, जो अनुच्छेद होते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं वो उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी की जाएगी। उसके साथ साथ देखेंगे कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 450 से ज़्यादा अनुच्छेद आ गए हैं, तो सभी याद करना संभव भी नहीं है। अभी पिछली क्लासों में हमने देखा, जो आवश्यक था हमने फंडामेंटल राइट में, उसके साथ साथ डीपीएसपी में और फंडामेंटल ड्यूटी में एक भी आर्टिकल को छोड़ा नहीं। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो स्पेसिफाइड आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम आर्टिकल 52 पर आते हैं। आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल जो 52 है वो कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, एक मिनट, इसको थोड़ा सा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए, एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो ये जो राष्ट्रपति होगा वो भारत का प्रथम नागरिक होगा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। भारत का प्रथम नागरिक होगा ये। इसके साथ साथ ये संवैधानिक प्रमुख होगा, भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा ये जो राष्ट्रपति होगा। उसके साथ साथ ही कहता है नाम मात्र की कार्यपालिका, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो नाम मात्र की कार्यपालिका होगा। अब यहीं पर डिस्कशन कर दें कि अगर ये नाम मात्र की कार्यपालिका है तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होगा? तो वास्तविक जो कार्यपालिका होगी वो प्रधानमंत्री के हाथों में होगी, क्योंकि जो राष्ट्रपति होगा उसके लिए फाउंडेशन है कि वो मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह और सुझाव पर काम करेगा। अगर ये जो सलाह होती है इसको एक बार ही वापस लौटाया जा सकता है। अगर वही सलाह बिना सुधार के पुनः राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति बनने की सिस्टम बताया हमने। अब यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं कि
जो वरीयता क्रम होता है राष्ट्रपति का, वो वरीयता क्रम में पहले नंबर पर आता है। यहां भी देखिए भारत का प्रथम नागरिक, और उसके साथ साथ हम देखेंगे तो वरीयता क्रम में भी ये प्रथम है। वरीयता क्रम में प्रथम होता है राष्ट्रपति। अगर हम इसी वरीयता क्रम में 2-3 लोगों को और देखना चाहें तो दूसरे नंबर पर हमारा होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, और उसके बाद तीसरे नंबर पर देखें तो जो तीसरे नंबर पर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री, और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये वरीयता क्रम भी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोगों ने आर्टिकल 52 के बारे में डिस्कशन किया। अब देखिए राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति के से संबंधित, अब राष्ट्रपति बनेगा कौन, मतलब योग्यताएं क्या होंगी राष्ट्रपति बनने की। तो राष्ट्रपति बनने की जो योग्यताएं हैं वो आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में कही गई हैं। हम देखते हैं भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या होती हैं। देखिए भारत का जब राष्ट्रपति बनना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। अब नागरिक कैसा, जन्मजात भी हो सकता है और अर्जित भी हो सकती है, देशीकरण से भी, जो भी, कुल मिलाकर कहने का मतलब भारत का कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है जिसके पास राष्ट्रीयता भारत की होगी, नागरिकता भारत की होगी। कहने का मतलब देखिए, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास, जो पहले किसी भी देश का नागरिक था, अन्य देश का नागरिक था, कनाडा और दूसरे देश का नागरिक था, वो भारत में आता है और भारत का नागरिक बन जाता है, तो वो राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए एक योग्यता रखने वाला व्यक्ति बन जाएगा। तो हम देखते हैं आर्टिकल 58 क्या कहता है। यहां पर बात होगी राष्ट्रपति की योग्यता कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। राष्ट्रपति की योग्यता जो होगी, अगर हम इस क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर हम इसकी बात करें तो क्वालिफिकेशन देखेंगे तो सबसे पहले ये भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरी अगर बात करें तो कम से कम 35 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुका हो, मतलब 35 वर्ष का उम्र। उसके साथ साथ तीसरी योग्यता हो कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता। उसके साथ साथ हम बात करें तो इसका लाभ का पद धारण ना करता हो, लाभ का पद धारण ना करता हो। देखिए लाभ के पद को अगर एक्सप्लेन किया जाए कि लाभ का पद क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो सरकार के द्वारा वेतन भत्तों अनुदान के आधार पर उसको ये दिया जाता है, वेतन भत्ते अनुदान दिए जाते हैं, तो वो लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें तो कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जिसके जरिए 56 पदों को लाभ के पद से बाहर रखा गया है। तो ये पहली बात। और लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यताएं होती हैं वो पागल और दिवालिया ना हो। उसके साथ साथ ये जो उम्र है ये अलग से दी हुई है कि इसकी जो राष्ट्रपति बनने की उम्र होगी वो 35 वर्ष की कम से कम क्रॉस कर चुका हो। और नागरिकता की बात है, अगर कोई पूछे कि जन्मजात नागरिकता ही वाला ही व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा इंडिया का, तो ऐसी बात नहीं है। नागरिकता होनी चाहिए, वो कैसे भी मिली हो उसको, मतलब लीगल तरीके से मिली हो, नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका में ये बाउंडेशन है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बनेगा जिसके पास जन्मजात नागरिकता होती है। तो ये हमने क्वालिफिकेशन से संबंधित कुछ चीज़ों को देखा। अब हम बात करते हैं इसके, देखिए राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 कहता है। इसके बाद सीधा हम आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58 में पहुंचे। भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी योग्यताएं क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति भारत का
राष्ट्रपति कैसे बनेगा, जो नागरिक है, तो उसके लिए ये क्वालिफिकेशंस है। उसके बाद अब हम जब क्वालिफिकेशन हो गई तो उसके बाद हम देखते हैं निर्वाचन किस तरीके से होगा, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा। तो अनुच्छेद जो 54 है, 54 है, वो कहता है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। और निर्वाचन की जब बात कहता है तो मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। तो समझते हैं इसको, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा, इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होगा। देखिए इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज की बात की जाती तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है निर्वाचक मंडल किस किस से मिलकर बना होगा, इसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे हमारे जो निर्वाचक मंडल हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान देने वाली है संसद के निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ पर पहले से ही क्लियरिटी है, निर्वाचित मतलब जो मनोनीत सदस्य होंगे, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले को राज्यसभा में शामिल किया जाता है। और अभी हाल ही में एंग्लो इंडियन का जो है वो सस्पेंशन कर दिया गया है कि एंग्लो इंडियन का जो सीट है लोकसभा में रिजर्व की बात करता था उसको तो हटा दिया गया। तो 12 सदस्यों को यहाँ पर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे निर्वाचन में। इसके साथ साथ कहेंगे कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, देखिए यहां पर संसद, लोकसभा और राज्यसभा इसके और राज्य की विधानसभा उनके निर्वाचित सदस्य कितने राज्य हैं, 28। उसके साथ साथ निर्वाचित सदस्य और उसके साथ साथ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी शामिल होंगे। मतलब इसमें से हम देखेंगे प्लस दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी शामिल होंगे। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जिस निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं तो गलत हो जाएगा। संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, उसके साथ साथ राज्यों की जो विधानसभा हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, उसके साथ साथ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। प्रक्रिया क्या होगी, अब देखिए जिस तरीके से हम देखते हैं सांसदों के वोटिंग में हम लोग डायरेक्टली, जब हमको लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से निर्वाचित किया जाता है। जो सर्वाधिक मत लाने वाला व्यक्ति होता है उसको उस एरिया का सांसद घोषित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो जो है उसके लिए एक निर्वाचन कोटा लाना पड़ता है। जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा उसको निर्वाचन कोटे की आवश्यकता होगी। निर्वाचन कोटा क्या होगा, चुनाव में डाले गए वैध मतों का कुल मूल्य बटा 2 + 1। अब हम देखते हैं इसको, राष्ट्रपति को, जो राष्ट्रपति का चुनाव जीतना चाहता है उसको
एक निर्वाचन कोटा लाना पड़ता है, निर्वाचन कोटा। और ये निर्वाचन कोटा क्या होता है? निर्वाचन कोटे की मैं बात करूं तो चुनाव में डाले गए वैध मतों का कुल मूल्य बटा 2 + 1, ये निर्वाचन कोटा होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए ये आवश्यक होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वो निर्वाचक मंडल के द्वारा जिसमें किया जाएगा, उसका जो प्रक्रिया होगी वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति उसके साथ साथ आनुपातिक की बात करेंगे। और ये जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि हम लोग जो भारत के नागरिक हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। अब देखिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती क्या है, इसको समझ लेते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति चुनाव की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उम्मीदवारों को वरीयता के क्रम में वोट डाली जाती है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2 व्यक्ति प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़्यादा टफ में नहीं जाते हैं तो नॉर्मल पढ़ते हैं कि 2 व्यक्ति सपोज करिए ए बी, एग्जाम्पल से समझते हैं। एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, 2 व्यक्ति हैं ए बी जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, उम्मीदवार हैं। और सपोज करिए कि वोट जो डालने वाले व्यक्ति हैं वो एक्स वाई जेड 3 हैं, या इस तरह समझने के लिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं इसमें वरीयता का क्रम घोषित किया जाएगा। वरीयता का क्रम घोषित करने का मतलब, अब जैसे एक्स ने प्रिफर्ड किया कि मैं बी को वोट देता हूं तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा और इसको सेकंड हो जाएगा। अब वाई अगर सपोज करिए कि कहता है कि मैं ए को फर्स्ट मानूंगा और बी को सेकंड मानूंगा, और जो जेड है वो भी कहता है कि मैं ए को सेकंड और बी को फर्स्ट मानूंगा। तो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी देखेंगे तो एक्स के द्वारा बी को और जेड के द्वारा बी को वोट दी गई, तो प्रेफरेंस में जिसको वोट ज़्यादा मिलेगी वो राष्ट्रपति का पद के लिए योग्य होगा। तो एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास किया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को हमने समझा। अब राष्ट्रपति के पद की मुक्ति कैसे होगी, मतलब राष्ट्रपति की पद मुक्ति कैसे की जाएगी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रपति पर जो पद मुक्ति होगी वो 2 तरीके से की जाएगी। राष्ट्रपति की पद मुक्ति, राष्ट्रपति की पद मुक्ति सामान्य में एक रिक्ति हो जाए और दूसरा हो जाए कार्यकाल की समाप्ति। देखिए कार्यकाल की जो समाप्ति होगी तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही एक राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। कार्यकाल की समाप्ति ये आर्टिकल 56 के अंतर्गत हम लोग इसको देखें। लेकिन अगर रिक्ति होती है, रिक्ति किस तरीके से, जैसे सपोज कर लीजिए कि राष्ट्रपति साहब असमय काल के ग्रास में चले गए, मृत्यु के मुंह में चले गए। उसके साथ साथ देखेंगे अगर ये त्यागपत्र दे दे समय पूर्व होने से पूर्व, त्यागपत्र देने के कई रीजन हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, या इनका निर्वाचन अगर रद्द हो जाए। और उसके साथ साथ बात करें अगर
ये कुछ ऐसा कृत्य कर देते हैं जिसके जरिए इन पर महाभियोग लाया जाए। तो महाभियोग के द्वारा अगर ये प्रक्रियाएं होती हैं, मृत्यु, त्यागपत्र, निर्वाचन रद्द या महाभियोग, तो इसकी प्रक्रिया का वर्णन क्या है कि रिक्त के 6 माह के अंदर, मतलब रिक्त के पद मुक्ति होने के 6 माह के अंदर चुनाव होंगे। तब तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जाएंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? जो रिक्ति का समय हो उसके लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति चुने जाएंगे। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति देखेंगे, सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति में अगर हम बात करें तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो सबसे पहले बनेंगे वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। और अगर किसी कारणवश इनका भी पद रिक्त हो जाता है तो वरीयता का जो क्रम होगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और अगर सपोज करिए कि मुख्य न्यायाधीश भी उस समय खाली है तो उसके वहाँ पर बनेंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो वरीयता के क्रम में सबसे ऊपर होंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें से सीनियर में से अगर मान लीजिए सीनियर में पहला व्यक्ति नहीं है पद पर तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा भी नहीं है तो तीसरा पद, तो सीनियर मोस्ट पद पर चलेगा। इसमें से एक चीज़ याद करने वाली है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह अंसारी। ये क्रम तो याद ही रखना है कि अगर राष्ट्रपति के पद की रिक्ति हो जाती है तो जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे वो पहले उपराष्ट्रपति बनेंगे, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश और फिर सीनियर मोस्ट वरिष्ठतम जज जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एकमात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति बने हैं रिक्ति के कारण वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह अंसारी थे। तो हम यहाँ पर इस पॉइंट को नॉमिनेट कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं कि एकमात्र जज, जो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के जज जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह अंसारी थे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे, हमने देखा कि राष्ट्रपति की जो पदमुक्ति की बात हो रही थी उसके बारे में पढ़ा कि अगर कार्यकाल की समाप्ति हो जाती है और उसके साथ साथ अगर रिक्ति, तो जो महाभियोग टर्म का प्रयोग है, इम्पीचमेंट का प्रयोग है यहाँ पर, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिकल 56 अनुच्छेद जो 56 है वो कहता है राष्ट्रपति के पद की मुक्ति, मतलब अगर राष्ट्रपति पर कोई चीज किया जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा रिक्ति होगी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है, टर्म यूज है महाभियोग, लेकिन इसकी प्रक्रिया का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 61 में है। मतलब कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कैसे होगी, इसको भी सीख लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाएगा, इसका एकमात्र कारण होगा कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसकी भी पुष्टि करनी होगी, मतलब जांच के द्वारा ये होगा कि वायलेशन हुआ है कि नहीं। तो देखिए, हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो ऐसी है कि राष्ट्रपति को एक 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा और नोटिस देने के बाद संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में,
वहाँ पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3, मतलब जितने व्यक्ति हैं उसका 2/3 व्यक्ति यानी कि सदस्य अगर वोटिंग करता है, अलग अलग वोटिंग होगी, एक बार भी नहीं, लोकसभा में पहले तो लोकसभा से पास हो गया तब राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा में भी 2/3 व्यक्ति जब इस प्रस्ताव पर, महाभियोग के प्रस्ताव पर मंजूरी करेंगे तब राष्ट्रपति के पद की मुक्ति हो जाएगी, मतलब उसका पद खाली हो जाएगा। तो आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61 जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया की बात करता है। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में हम लोगों ने कुछ पढ़ने का प्रयास किया। हम लोगों ने यहाँ तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा कि भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, उसके साथ साथ देखा हमने उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होंगी, क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ देखते हैं कि उसकी पदमुक्ति कैसे होगी। तो ये जो लेक्चर है ये अब कार्यपालिका तो लंबे समय तक हम लोगों की चलेगी और कार्यपालिका के सारे आयामों को हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद फिर हम लोग पार्लियामेंट पर चलेंगे, पार्लियामेंट को भी डिस्कस करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट पर चलेंगे। तो अभी तो ये चलेगा, अभी इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन है, शपथ के बारे में होगा, फिर और चीज़ें पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर रोकते हैं क्लास को। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।